Hey everyone, so this is Pooja and I welcome you to all in this video. आज हमारी सेकंड क्लास है पॉलिटी की और इस क्लास में हम बात करेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या चेंजेस हुए? पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, है ना। तो इस क्लास में हम बात करते हैं, चलो जानते हैं कि क्या थे चेंजेस। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रिंसली स्टेट थी ना, उनको 93 सीट्स मिली थी, तो किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट अब क्या था, princely states who had stayed away from constituent assembly gradually joined it। उन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। On April 28, 1947, representative of 6 states were part of assembly। 93 सीट्स थी, तो उसमें से ना 6 स्टेट्स के लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया असेंबली में, ठीक है। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री। देखो, जैसे ही माउंटबेटन प्लान आया ना, तो उसमें क्या था, उसमें साफ लिखा गया था कि भारत का डिवीज़न होगा, मतलब भारत और पाकिस्तान बनेगा। अब जैसे ही वो माउंटबेटन प्लान आ गया जून में, और अब सबको पता चल गया कि मतलब जून में अगर ये प्लान आ गया, अब भारत का डिवीज़न होना ही होना है। तो जो मेंबर थे ना मुस्लिम लीग के, वो भी एंटर लगे होने अब असेंबली में, बिकॉज नाउ दे नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। अब उनको पता था कि पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, तो उन्होंने भी इस असेंबली को ज्वाइन किया। अब यहाँ आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वो क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें 3 चेंजेस आए इन द पोजीशन ऑफ असेंबली। जो असेंबली बनी हुई थी, अब उसमें तो टोटल सीट्स अलॉट थी, जैसे 296 अलॉट थी, फिर 93 प्रिंसली स्टेट्स को थी। तो अब कुछ प्रिंसली स्टेट चली जाएंगी पाकिस्तान वाले एरिया में, है ना। तो अब और जो 296 थे, उसमें से भी तो पार्टिसिपेट किया गया था। 73 सीट्स डायरेक्ट मिली थी मुस्लिम को। तो अब पार्टीशन हुआ, तो उसमें भी अब कुछ फेरबदल होना था। तो जो 3 चेंजेस हुए, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट था ना इसका, वो था कि असेंबली टू बी फुली सॉवरेन बॉडी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी एक्सटर्नल बॉडी की, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट था, वो बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ऑल्सो एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ना, वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम करेंगे। कब करेंगे? देखो, वो ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे, संविधान भी बनाएंगे और ऑर्डिनरी कुछ कानून भी बनाएंगे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जब ये मिलेंगे, मीटिंग होगी इनकी, whenever the assembly met as a constituent body। तो जो इसके चेयरमैन होंगे, वो होंगे, जो चेयर करेंगे इस मीटिंग को, वो होंगे राजेंद्र प्रसाद जी। और जो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जिस दिन इन्होंने कानून बनाने हैं ना, उस दिन जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जीवी मायलांकर, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, वो बोलता है कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं मेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो क्या करेंगे, अब जैसे भारत का डिवीज़न होना है, पाकिस्तान बनना है, तो ये क्या करेंगे, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे अपनी। और जो टोटल 389 सीट्स थी ना, उसमें से 299 ही रह रही हैं। अब 389 थी प्रिंसली स्टेट को भी मिला के, तो अब उसमें 299 ही रही। 296 सीट्स जो थी वो रिड्यूस होकर 229 हो गई। और जो प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें 93 सीट्स थी ना, उसमें से अब 70 बची, क्योंकि कुछ एरिया जो था प्रिंसली स्टेट का, वो जैसे पंजाब का कुछ एरिया था, राजस्थान का था, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो जो प्रिंसली स्टेट वाली सीट्स थी 93, वो 70 रहती हैं, और जो 296 सीट थी वो 229 हो गई। जो अदर फंक्शन थे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अदर फंक्शन परफॉर्म्ड, Constituent Assembly decided to remain as a member of Commonwealth in May 1949। Constituent Assembly ने डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। अब ये कॉमनवेल्थ क्या था? कॉमनवेल्थ का मतलब है, ये वर्ड जहाँ भी यूज़ किया जाए एट प्रेजेंट, तो आपने समझ आना है, जहाँ पे भी कॉमनवेल्थ कंट्री जिसको कहा जाए, उसका मतलब है कि वहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था
पहले। ठीक है, ये वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी अंग्रेजों ने शासन किया है पहले, तो कॉमनवेल्थ उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो सेकंड पॉइंट था, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। 1947 में क्या किया इन्होंने, 22 जुलाई को अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है, इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। 1950 में 24 जनवरी को हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया और 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है कि इट इलेक्टेड एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमने भारत के जो प्रथम प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जी बने, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और जो हमारे संविधान को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगा, वो लगा 2 year 11 month 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हुआ भारत के संविधान को बनाने में, वो हुआ था 64 लाख। हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स। अभी इसकी क्या कहानी है ये अभी मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, तब तक मैं थोड़ी सी पॉइंट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देती हूँ। देखो, हमारे जो भारत का संविधान है, इट हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। जब भारत का संविधान हमने अडॉप्ट किया था ना, जब बन के तैयार हुआ, तो इसके 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। बट करंटली जो आर्टिकल हैं वो है 448 ड्यू टू 104 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होता है कि सुधार लाना, कोई कानून बने हैं ना उस टाइम, अगर आज के अकॉर्डिंग उनमें कोई संविधान लाना है तो पार्लियामेंट में बिल पास किए जाते हैं और जब वो बिल पास हो जाता है तो उसी को हम एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम में 448 आर्टिकल्स हैं, 104 अमेंडमेंट्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 हो गए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 हो गए हैं। ठीक है, और 395 आर्टिकल थे, अब 448 आर्टिकल हैं। और हमारा जो संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथी है ये। और ये कुछ खूबियां हैं हमारे संविधान की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है, और सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है हमारा भारत का संविधान। हम एक ही देश के एक टाइम पे नागरिकता ले सकते हैं, 2 नागरिकताओं को हमारा जो संविधान है वो प्रमोट नहीं करता। 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हैड गोन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्री टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और फिर उन सब के निचोड़ से और हमारी भारत की नीड्स के अकॉर्डिंग हमने अपने संविधान को बनाया। अब बात करते हैं जो मेजर कमेटीज़ थी ना उनके बारे में। जो यूनियन पावर कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन सरदार पटेल जी थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जिसने उसको ड्राफ्ट किया है, उनका ना सबसे मेन रोल है हमारे भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें देखो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली। ठीक है, ऑन नवंबर 4 1948 1948 में 4 नवंबर को उन्होंने
एक ड्राफ्ट बनाया हमारे संविधान का और वो असेंबली में पेश किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक एक कॉपी ना जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन सबको दी गई पढ़ने के लिए कि अगर कोई और सुझाव देने हैं तो फिर वो करो, उसमें बताया जाए और फिर उस पर डिबेट होगा और हम फिर वो उसमें सुधार करेंगे। और इसमें क्या था, जो द सेकेंड रीडिंग स्टार्टेड 15 नवंबर 1948 एंड एंडेड ऑन 17 अक्टूबर 1949। जो इसकी सेकेंड रीडिंग थी ना वो शुरू हुई 15 नवंबर 1948 और ख़त्म होती है 17 अक्टूबर 1949 को। सोचो कितना टाइम उसकी रीडिंग के लिए लगा और कितना टाइम लिया उन लोगों ने, देखो एक एक चीज़, क्योंकि हमारा संविधान बहुत मतलब सोच समझ के बनाया गया, ऐसे ही नहीं कि कोई जल्दबाजी में जिसका जो दिल किया वो कर दिया और लिख दिया, नहीं, इतना ज़्यादा उसको टाइम लगा। दिस टाइम मैनी चेंजेस वर प्रपोज्ड एंड डिस्कस्ड इन असेंबली। इस पूरे टाइम में बहुत सारे चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस भी किए गए, बताए, जैसे किसी को लगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, उनमें डिस्कशन हुआ असेंबली में, ठीक है। तो ये सब चल रहा था उसके दौरान। फाइनली द थर्ड रीडिंग स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949। थर्ड रीडिंग शुरू हुई 14 नवंबर को और जो फाइनली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय द मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑन 26 नवंबर 1949। जो फाइनली ड्राफ्ट था साइन कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके बिल्कुल तैयार हो गया। आउट ऑफ 299 मेंबर्स 284 एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन। 299 मेंबर में से 284 मेंबर्स ही उस दिन प्रेजेंट थे तो उन्होंने इसको साइन किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर plays very important role in making of Indian Constitution. He is recognized as father of Indian Constitution. ठीक है, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनको चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है भारत के संविधान का, ठीक है। हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 26 जनवरी was specifically chosen as the date of commencement because of historical importance. हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया, बट उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी की डेट रखी गई। क्यों? क्योंकि ना 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्री इंडिया का झंडा लहराया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाहौर सेशन। जब लाहौर सेशन हुआ था, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब लाहौर सेशन हुआ था तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्री इंडिया का पहली बार झंडा लहराया था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी हमें आज़ादी मिलेगी तो हम उसकी डेट 26 जनवरी रखेंगे। बट जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम अगस्त का टाइम चला था और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती कि हम जनवरी 1948 का वेट करते, कि 1 जनवरी तक का वेट करते आज़ादी के लिए। तो फिर हमने क्या किया, उस टाइम डिसाइड किया गया कि हम जब कोई और हमारी स्पेशल डे होगा कोई, तो हम इस डेट पे उस चीज़ को कमेंसमेंट में मतलब उसको लागू करेंगे, ठीक है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए चुना गया। बट हमारा संविधान 26 नवंबर को 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। बट कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी 26 जनवरी की, और आने वाला था, नवंबर ख़त्म था, दिसंबर जनवरी का ही वेट करना था। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम अपने भारत के संविधान को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना सा है एनफोर्समेंट में। और फिर देखो लास्ट है इसमें कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
क्रिटिसिज्म किया, तो उसके कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं वो बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, और मतलब जैसे इसमें इलेक्शन डायरेक्टली नहीं हुए थे। अब उस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट था कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाता है ना, तो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इनको तो अब क्या ही कहा जाए। और सेकंड पॉइंट बोलता है नॉट अ सॉवरेन बॉडी। ये बोलते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी ना, तो ये बोलता है कि भाई वो कोई सॉवरेन बॉडी नहीं थी। और बोल भी कौन रहे हैं बेवकूफ़? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने जो हालत की है सारे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ इन्होंने राज किया है, जो क्रूरता इन्होंने लोगों के साथ दिखाई है, वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हमारे संविधान का, है ना। और थर्ड पॉइंट है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, कि इसको तो बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका कंपैरिजन किया है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तो 4 महीने में ही बन के तैयार हो गया था। बट इन बेवकूफ़ों को क्या ही कहा जाए। मुझे तो जो भी क्रिटिसिज्म किया गया मुझे एक भी पॉइंट वैलिड नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत का संविधान बनने में सबसे टाइम कंज्यूमिंग था, नहीं। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको 9 साल लगे थे बनने के लिए। तो मुझे तो ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही मुझे इसको मतलब यहाँ रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है। और यहाँ लिखा गया कि फोर्थ पॉइंट की डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। भाई अब तुम बोल लो किसी भी हिसाब से, बट क्यों? अब कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और हर तबके के रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें, तो डोमिनेटेड बाय इंडियन कांग्रेस। अब तुम बोल रहे हो तो अब उसमें सारे लीडर्स थे, और लोग जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, काउंसिल के लोग थे, उन्होंने ही तो चूज़ किया था, उन्होंने ही तो चुना था। और ये सारे मतलब इतने पढ़े लिखे लोग थे, और जो बहुत स्टार्टिंग से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्यों ना हो, वही हम तो उन्हीं लोगों को चुनेंगे, और हमें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। जो हमारे ये बात है कि जो हमारे मैक्सिमम लीडर्स थे ना, वो लॉयर थे या पॉलिटिशियन थे? लीडर्स ही थे, वो राजनीतिक नेता थे या लॉयर्स थे, है ना। तो अब पढ़े लिखे लोग थे वही, तो लोगों ने उन्हीं को चुना, तो उन्होंने ही हमारा संविधान बनाया, है ना। और डोमिनेटेड बाय हिंदूज का लिखा है इसने लास्ट पॉइंट में, बट देखो, और बोला किसने है? लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदूज। अब इसको तो क्या ही बोला जाए बेवकूफ़ को, पर इसको इतना समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं था कि उसमें सारे हिंदू ही थे, नहीं, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और बाकी अदर जो तबके के लोग रह रहे थे उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन था। बट हाँ, मेजॉरिटी में हिंदू थे, और हिंदू के लीडर्स जो थे वो इतना इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जितने इतने मेंबर थे वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, भारत को आज़ादी दिलवाने में प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, लोगों को मतलब लीड कर रहे थे। तो फिर लोगों ने उन्हीं को चुना, तो फिर उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। बेस्ट, हमारा संविधान तो मैं बोलती हूँ वर्ल्ड बेस्ट है। इसके मतलब जितनी तारीफ़ की जाए हमारे संविधान की उतना ही कम है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे कि जो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये 2-4 कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा बताने का इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो प्रेम बिहारी नारायण जी थे ना, उन्होंने लिखा था इसको, उनकी हैंडराइटिंग में लिखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने हाथ से लिखा गया था। इसके लिए भी जैसे अलग अलग मेंबर्स थे जिन्होंने कईयों ने वर्डिंग यूज़ किया, अब उसको एक लीगल वर्डिंग में लिखना था, है ना, लीगल एडवाइज़र अलग थे। अब हम जो भी हमारे असेंबली के मेंबर्स थे वो तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में ड्राफ्ट बना के देते थे, बट उसको लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखना था, तो ये डिफरेंट मेंबर्स थे जिन्होंने काम किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और आपको कुछ पढ़ना होगा। और लास्ट में ना ये
नोट्स एंड रेफरेंस दिया गया होता है, ये पढ़ लिया करो, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद शायद हमारा प्रियम्बल वाला चैप्टर है, फिर हमारा आर्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।